आज हम क्रिया देखने वाले हैं। क्रिया यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अब उनकी परिभाषा देखेंगे। व्याख्या देखो, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं वह काम करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं यानी पढ़ना, खाना खाते हैं यानी खाना, पीना, जाना इत्यादि। आगे देखते हैं, क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब देखेंगे आगे। अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। ये कुछ उदाहरण हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि क्रिया करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, ये क्या है? क्रिया है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? अली या उनके जो बच्चा है उनके हिस्से। अब नेक्स्ट है गिर गया। अब यहाँ पर उदाहरण है कि बच्चा पलंग से गिर गया। अब है ना, वो जो है वो क्या है? क्रिया है। गिर जाना क्या है? क्रिया है। किससे किससे हो रही है? तो बच्चे से हो रही है, यानी बच्चा है यहाँ पर कर्ता। अब देखते हैं आगे। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है। अंततः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। अब जो ऊपर के जो दो वाक्य थे, अली पुस्तक पढ़ रहा है और बच्चा पलंग से गिर गया, यहाँ पर क्या है? दो करते हैं, कर्ता है। पहला जो है, पहले वाक्य में अली पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पढ़ कौन रहा है? अली पढ़ रहा है। और जो दूसरा उदाहरण है, बच्चा पलंग से गिर गया, यानी गिर कौन रहा है? तो बच्चा। अब हम देखने वाले हैं दूसरे दो वाक्य, जो यहाँ पर है, बाहर बारिश हो रही है और बाजार में बम फटा। अब देखते हैं इसका विश्लेषण। अब यहाँ पर देखो, जो दो वाक्य है वो क्या है? स्वतः हुई है, यानी उनको किसी ने किया या करवाया नहीं है, इसलिए इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। तो आगे देखते हैं, वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम कर्ता यानी कोई करने वाला अगर ना भी हो तो भी क्या होती है? हमें क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण देखो, पानी लाओ, है ना। पूरी क्रिया का हमें यहाँ पर क्या हो गया? ज्ञान हो गया कि पानी हमें क्या करना है? लाना है, यानी किसी ने तो भी हमें पानी लाने के लिए कहा है। नेक्स्ट है चुपचाप बैठ जाओ, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? किसी ने कहा है कि हमें क्या करना है? चुपचाप बैठना है। रुको, ये भी एक क्रिया है, इसका कोई कर्ता नहीं है, फिर भी हमें क्रिया का यानी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। जाओ यानी वहाँ से जाना, यानी किसी ने तो भी जाने को कहा है, पर यहाँ पर कर्ता स्पष्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। अंततः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है।
आगे हम देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे कि देखते हैं धातु रूप। धातु रूप यानी जो शब्द होता है वह। अब देखते हैं यहाँ पर बोल यानी हमें पता है कि बोलना, ठीक है। पढ़, घूम, खिल, गा, हंस, देख और आदि। अब देखते हैं इसके सामान्य रूप कैसे होते हैं। बोल यानी हमें पता है बोलना, पढ़ यानी पढ़ना, तो इसका सामान्य रूप क्या है? बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गा यानी गाना, हंसना, देखना आदि, है ना। तो इसके जो पहले दो रूप है सामान्य रूप के, उसे हम धातु कहेंगे समझने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी मूल जो धातु है, हमें इस धातु के इसमें दिख रहा है बोल के आगे हमने क्या लगाया है यहाँ पर ना, यानी यहाँ पर सामान्य रूप में देखो बोलना, है ना। क्रिया क्या हो गई यहाँ पर? पूरी हो गई है। सेकंड है पढ़। धातु में क्या है? पढ़, और सामान्य रूप में हमने क्या लगाया उसको? ना, तो क्या हो गया? सामान्य रूप पढ़ ना। उसी तरह बाकी के भी आपको करने हैं। अब हम देखने वाले हैं क्रिया के भेद। तो देखो आगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। अब हम देखने वाले हैं क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है। पहला है संयुक्त क्रिया, यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड वर्ब। सेकंड है नाम धातु क्रिया, यानी नॉमिनल वर्ब। थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कॉजेटिव वर्ब। लास्ट है पूर्वकालीन क्रिया, यानी एब्सोल्यूटिव वर्ब। अब हम संयुक्त क्रिया का विस्तार में देखेंगे। हम चलते हैं संयुक्त क्रिया की ओर। इनकी जो व्याख्याएं देखेंगे। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है? 2 धातु, यानी हमने यहाँ पर हमने देखा है कि धातु रूप है ना। तो यहाँ पर बोल, पढ़, घूम, लिख, यानी जो मूल धातु है, मूल उसका रूप है, वही हमने लेना है। कहाँ पर? संयुक्त क्रिया में। अब संयुक्त क्रिया में क्या बोला है कि 2 धातु के मेल से क्या बनता है? संयुक्त क्रिया बनती है। अब देखेंगे दूसरे शब्दों में जो सादी और सीधी भाषा है उसके बारे में, उसके रूप में हम देखेंगे। यह 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये दोनों भी संयुक्त क्रिया की व्याख्याएं हैं, इन्हें नोट कर लेना। लास्ट है जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। सेकंड है किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 2 धातु यानी 2 क्रियाएं कौन सी हैं जिनसे क्या हुआ है? संयुक्त क्रिया बनी है। आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में 1 से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे कि लौटा आया, लौट आया, है ना। लौट आना ये भी क्रिया है और आया ये भी क्रिया है। इसका विस्तार में देखेंगे। पहले ये देखेंगे दूसरा उदाहरण, रोने लगा। रोना ये भी एक क्रिया है और लगा ये भी क्या है? क्रिया है। आगे देखते हैं पहुंच गया, पहुंचना और चले जाना यानी जाना, गया ये भी क्या है? क्रिया है। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती है। यहाँ पर संयुक्त क्रिया के में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी जो क्रिया है वह रंजक होती है। रंजक यानी
हमें उससे क्या करता है, मुख्य क्रिया के साथ उसको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, यानी उसे विशेषता लग जाए, यानी विशेष हो जाए पहली क्रिया, इसीलिए हम दूसरी जो क्रिया है उसे हम जोड़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे माताजी बाजार से आ गई। अब इस वाक्य का हम विस्तार में रूप देखेंगे। इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है, आ गई है ना, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, तथा गई यह रंजक क्रिया है, यानी आ के लिए ये जो गई है वह एक विशेषता करने वाली क्रिया है। आई है पर कैसे, आ भी गई है ना। अब दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया यानी आना हो गया है ना। आ का अर्थ दर्शा रही है। समझ में आ गया। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चूकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जो कर्म होते हैं उनके आधार पर क्रिया।